आज का हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ सेडक्शन, यानी किसी को अपनी तरफ खींचने की कला। और ये सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, ये साइकोलॉजी, पावर और पर्सुएजन का एक बहुत गहरा खेल है। बिल्कुल। आज हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन की काफी मशहूर और हाँ थोड़ी कंट्रोवर्शियल किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन के कुछ हिस्से हैं। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि क्या आकर्षण एक सीखी हुई कला है, और अगर हाँ, तो फिर इसके पीछे के सीक्रेट्स क्या है? बिल्कुल। हम कुछ किरदारों को समझेंगे, उनकी चालाक रणनीतियों को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है कि ग्रीन की किताब आकर्षण को सिर्फ डेटिंग तक नहीं देखती, वो इसे एक बहुत बड़े कैनवस पर देखते हैं। अच्छा। उनके हिसाब से एक सच्चा आकर्षक इंसान इस कला को कभी ऑफ नहीं करता। उनके लिए हर सोशल सिचुएशन, चाहे वो ऑफिस की मीटिंग हो या दोस्तों के साथ डिनर, एक मौका है। हाँ, एक मौका है। ये दुनिया को एक अलग नजर से देखने के बारे में है, जहां आप हमेशा दूसरों के मनोविज्ञान, उनकी इच्छाओं, उनकी कमियों को समझने की कोशिश करते हैं। ये पावर डायनामिक्स का एक बहुत ही बारीक खेल है। तो किताब का जो पहला बड़ा आइडिया है वो ये है कि आकर्षण के कुछ तय आर्केटाइप्स या खाके होते हैं। ये वो किरदार हैं जो लोग अनजाने में या जानबूझकर अपनाते हैं। चलिए सबसे दिलचस्प वाले से शुरू करते हैं, द सायरन। सोर्स कहता है कि इनका असली हथियार खूबसूरती नहीं बल्कि एक तरह का सेंसरी ओवरलोड है। सेंसरी ओवरलोड? हाँ, वो अपनी आवाज, अपनी खुशबू, अपने पहनावे से सामने वाले के सोचने समझने की शक्ति को ही जैसे जाम कर देती हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। सायरन का कॉन्सेप्ट तर्क को बाईपास करने पर आधारित है, जैसे क्लियोपैट्रा या मर्लिन मुनरो। सही। ग्रीन कहते हैं कि उनकी ताकत उनकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए ऑरा में थी। एक खास तरह की आवाज, एक खास परफ्यूम या चलने का एक खास अंदाज, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाती है जो तर्क पर हावी हो जाता है। बिल्कुल। और इसमें वो खतरे का एक पुट भी होता है। सायरन हमेशा थोड़ी रहस्यमयी और पहुंच से बाहर लगती है, जैसे कोई जीती जागती कल्पना। और यही चीज पुरुषों को उनका पीछा करने के लिए बेताब कर देती है। ये कम लुक्स और ज्यादा एक पूरे पैकेज, एक ऑरा बनाने के बारे में है। बिल्कुल। किताब में चीन की सायरन शीशी का एक कमाल का उदाहरण है। शीशी? हाँ, उसे एक दुश्मन राज्य के राजा को मोहित करने और उसके साम्राज्य को तबाह करने के लिए खास तौर पर ट्रेन किया गया था। अरे वाह! उसे सिर्फ चलना सिखाया गया, एक ऐसी मनमोहक चाल कि राजा उसे देखते ही सब कुछ भूल गया। उसका आकर्षण इतना शक्तिशाली था कि उसने एक साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। ये दिखाता है कि आकर्षण एक हथियार भी हो सकता है। कमाल है। तो सायरन तो एक तरह से खतरे और रहस्य का इस्तेमाल करती है, लेकिन मर्दों में इसका बराबर का आर्केटाइप कौन है? किताब में द रेक का जिक्र आता है, जो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। हाँ, द रेक। ये वो क्लासिक बैड बॉय है जिससे दूर रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन जिसकी तरफ खिंचाव सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल। डॉन जुआन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। रेक की खासियत यह है कि वो महिलाओं के प्रति अपने जुनून का गुलाम दिखता है। वो अनैतिक हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है, लेकिन जिस पल वो किसी महिला के साथ होता है, उसे ऐसा महसूस कराता है जैसे वही उसकी दुनिया है। तो उसकी असली ताकत क्या है? ये वादा कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है? एग्जैक्टली। रेक महिलाओं की इस गहरी फैंटेसी को पूरा करता है कि कोई पुरुष उनके लिए दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकता है, सारे नियम तोड़ सकता है। अच्छा। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि हम सब कहीं ना कहीं सुरक्षित और बोरिंग जिंदगी से ऊब जाते हैं और वो निषिद्ध और खतरनाक चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। रेक उसी खतरे और रोमांच का एहसास कराता है। इटली के कवि डनुन्जियो का उदाहरण दिया गया है, जिनकी आवाज में एक जादू था और वो हर महिला की सबसे गहरी असुरक्षा को समझकर ठीक उसी की तारीफ करते थे। वो शब्दों के जादूगर थे। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इस तरह का आकर्षण लंबे समय तक टिक सकता है, या ये सिर्फ एक तूफान की तरह होता है जो आता है और सब कुछ बिखेर कर चला जाता है? क्या सोर्स इस पर कुछ कहता है? ग्रीन का नजरिया इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि रेक का आकर्षण अक्सर छोटा लेकिन बहुत बहुत तीव्र होता है। एक नशे की तरह? हाँ, बिल्कुल एक नशे की तरह। नशा उतरता है, लेकिन जब तक रहता है बहुत शक्तिशाली होता है। इसका मकसद लंबा रिश्ता बनाना नहीं, बल्कि एक यादगार और तीव्र अनुभव देना है। ठीक है, तो हमारे पास सायरन है जो इंद्रियों पर हमला करती है, और रेक है जो रोमांच की इच्छा को पूरा करता है। फिर आते हैं द डैंडी,
ये आर्केटाइप मुझे आज के ज़माने के लिए बहुत रेलेवेंट लगता है। सोर्स कहता है कि ये वो लोग हैं जो मर्दाना और स्त्रैण गुणों के साथ खेलते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। बिल्कुल, और इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। डैंडी को समझने का सबसे आसान तरीका है डेविड बोवी या हैरी स्टाइल्स को देखना। अच्छा। वो जानबूझकर मर्दानगी और स्त्रीत्व के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। किताब में फ्रॉइड का जिक्र है, जो कहते हैं कि हम सब में दबी हुई इच्छाएं होती हैं जो किसी एक जेंडर तक सीमित नहीं हैं। सही बात है। डैंडी इसी दबी हुई इच्छा को छू लेता है। वो एक तरह की आज़ादी का प्रतीक बन जाता है, जो समाज के बनाए नियमों की परवाह नहीं करता। एल्विस प्रेस्ली का वो थोड़ा फेमिनिन अंदाज या आज के के-पॉप स्टार्स का एंड्रोजिनस लुक, ये सब इसी साइकोलॉजी पर काम करता है। तो ये एक तरह से लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये इंसान क्या है, और यही कंफ्यूजन और रहस्य उन्हें आकर्षक बनाता है। हाँ, क्योंकि उन्हें किसी एक बॉक्स में फिट नहीं किया जा सकता। वे अप्रत्याशित होते हैं और यही चीज उन्हें रोमांचक बनाती है। वे सामाजिक अपेक्षाओं से आजादी का प्रतीक होते हैं और लोग उस आजादी की ओर खींचे चले आते हैं। बहुत दिलचस्प। अब एक आखिरी आर्केटाइप है जो इन सब से बहुत अलग है, द आइडियल लवर। ये तो नाम से ही काफी पॉजिटिव लगता है। हाँ, ये आर्केटाइप दूसरों के टूटे हुए सपनों और कल्पनाओं को पूरा करने पर आधारित है। जहां रेक रोमांच देता है, वहीं आइडियल लवर स्थिरता और सपनों के सच होने का एहसास देता है। कोई उदाहरण है इसका? ग्रीन मैडम डी पोम्पाडोर और फ्रांस के राजा लुई एक्सवी का उदाहरण देते हैं। राजा अपनी शाही जिंदगी से बुरी तरह ऊब चुके थे। अच्छा। और नयापन बनाए रखा। उन्होंने राजा की कल्पनाओं को हकीकत में बदल दिया। तो ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल। ये तो किसी की आत्मा को समझने और उनकी कमी को पूरा करने के बारे में है। बिल्कुल। ये किसी को प्यार में डालने की कला है, उनकी खोई हुई उम्मीदों को वापस लाकर। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण राजनीति में भी मिलता है। जॉन एफ कैनेडी। राजनीति में कैसे? किताब का तर्क है कि उन्होंने अमेरिकी लोगों के साथ यही किया। वियतनाम युद्ध और सामाजिक उथल-पुथल का दौर था। उन्होंने कैमेलॉट और न्यू फ्रंटियर जैसे आइडियाज दिए। मैंने पढ़ा है इसके बारे में। उन्होंने अमेरिकी लोगों के खोए हुए आदर्शों को जगाया, एक उम्मीद बेची, एक सपने को जिंदा किया, और लोग उनसे भावनात्मक रूप से प्यार करने लगे। वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक आइडियल लवर बन गए, जो एक राष्ट्र के सपनों को पूरा कर रहा था। वाह, तो ये सिर्फ पुराने राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में या हमारी सोशल मीडिया लाइफ में भी ये आर्केटाइप्स और रणनीतियां हर जगह इस्तेमाल हो रही हैं। हर जगह। अच्छा, तो हमने किरदारों को तो समझ लिया, पर ये लोग असल में करते क्या है? अब यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। चलिए कुछ रणनीतियों पर नजर डालते हैं। जरूर। पहली और सबसे शक्तिशाली रणनीतियों में से एक है इच्छा और वास्तविकता को भ्रमित करना। मतलब एक ऐसा भ्रम पैदा करना कि आपके जरिए कोई व्यक्ति अपने सपने जी सकता है, भले ही वो सच ना हो। ये तो सुनने में किसी जादूगर के ट्रिक जैसा लगता है। कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? एक असाधारण उदाहरण है महारानी कैथरीन द ग्रेट और उनके गवर्नर पोटेमकिन का। अच्छा। कैथरीन का सपना था कि हाल ही में जीता गया क्रीमिया का इलाका एक समृद्ध और खुशहाल प्रांत बने। जब उन्होंने उस इलाके का दौरा करने का फैसला किया तो पोटेमकिन घबरा गए, क्योंकि असलियत बहुत खराब थी। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने एक विशाल सेट तैयार किया। उन्होंने रास्ते में नकली खूबसूरत गांव बनवाए, किसानों को अच्छे कपड़े पहनाकर खड़ा किया और दूर से स्वस्थ मवेशियों के झुंड दिखाए। ये सब एक विशाल भ्रम था। कमाल है, मतलब एक पूरा का पूरा फिल्मी सेट तैयार कर दिया गया था सिर्फ एक इंसान को खुश करने के लिए। ये तो धोखेबाजी की हद है, लेकिन आकर्षण की ताकत भी दिखाता है। क्या कैथरीन को पता नहीं चला? यही तो इस रणनीति का कमाल है। ग्रीन तर्क देते हैं कि कैथरीन को शायद शक हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास करना चुना क्योंकि वो यही देखना चाहती थी। एग्जैक्टली। पोटेमकिन ने उनकी इच्छा को हकीकत जैसा दिखा दिया। लोग अक्सर उस भ्रम पर विश्वास करना चाहते हैं जो उनके सपनों को पूरा करता हो। अगर आज के जमाने में देखें तो क्या ये कुछ वैसा नहीं है जैसा इंस्टाग्राम पर होता है? लोग एक परफेक्ट छुट्टियों की, परफेक्ट रिश्तों की तस्वीरें पोस्ट करते हैं। बिल्कुल सही कनेक्शन है। वो एक भ्रम पैदा कर रहे हैं जिसे देखकर दूसरे लोग आकर्षित होते हैं। हाँ, सोशल मीडिया इसी रणनीति का एक मॉडर्न वर्जन है। आप अपनी जिंदगी का एक क्यूरेटेड, परफेक्ट वर्जन पेश करते हैं और लोग उस भ्रम की तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, ये तो हुई पहली रणनीति। अगली वाली थोड़ी डार्क लगती है, आध्यात्मिक प्रलोभन का उपयोग। इसका क्या मतलब है? ग्रीन कहते हैं कि हर किसी में असुरक्षा और वो अपराध बोध की भावना होती है।
अगर आपका आकर्षण सिर्फ शारीरिक है तो यह सुरक्षा बढ़ सकती है। एक चालाक आकर्षक व्यक्ति लोगों को किसी उदात्त, किसी ऊंची चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे धर्म, कला या कोई महान उद्देश्य, और फिर वो उस आध्यात्मिकता को कामुकता के साथ मिला देता है। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है रासपुतीन। वो जारिना अलेक्जेंड्रा समेत रूस की बहुत सी अमीर महिलाओं के आध्यात्मिक गुरु थे। हाँ, सुना है उनके बारे में। वो उनसे घंटों आध्यात्मिकता, ईश्वर और आत्मा की बातें करते थे, और फिर अचानक उसी बातचीत के बीच में वो यौन संकेत देना शुरू कर देते थे। क्या? हाँ, उनका तर्क अजीब था। वो कहते थे कि आप तब तक सच्चे पश्चाताप का अनुभव नहीं कर सकते जब तक आप कोई पाप न करें। पाप करने से ही मोक्ष का रास्ता खुलता है। अरे बाप रे, ये तो दिमाग से खेलने वाली बात हो गई। हाँ, इस तरह वो आध्यात्मिकता और कामुकता को मिलाकर एक नशीला माहौल बनाते थे। इससे महिलाएं खुद को पवित्र महसूस करती थीं, तब भी जब वे उनके साथ पाप कर रही होती थीं। उन्होंने उनके अपराध बोध को ही एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल दिया। ये जो रासपुतिन वाली रणनीति है, आध्यात्मिकता और कामुकता को मिलाना, ये सुनने में तो बहुत चालाकी भरी और मैनिपुलेटिव लगती है। क्या ग्रीन की किताब इस पर भी बात करती है कि ये कितना नैतिक है, या ये सिर्फ जो काम करता है वही सही है वाले नजरिए से लिखी गई है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ग्रीन की किताब एक नैतिक गाइड बुक नहीं है। वो एक ऑब्जर्वर की तरह लिखते हैं, जैसे मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी थी। अच्छा। उनका ध्यान इस पर नहीं है कि क्या सही है गलत है, बल्कि इस पर है कि पावर और आकर्षण असल में काम कैसे करते हैं। वो इन रणनीतियों को विश्लेषण के लिए पेश करते हैं, न कि सलाह के तौर पर। तो मतलब किताब का मकसद हमें जागरूक करना है? हाँ, किताब का मकसद आपको इन डायनामिक्स के प्रति जागरूक करना है, ताकि आप उन्हें पहचान सकें, चाहे आप उन्हें इस्तेमाल करें या ना करें। समझ गई। तो हमारे पास भ्रम पैदा करना है, आध्यात्मिकता का इस्तेमाल करना है, कोई और रणनीति है जो खास तौर पर जिक्र करने लायक हो? एक और महत्वपूर्ण रणनीति है सस्पेंस पैदा करना। ग्रीन का तर्क है कि इंसान अनुमान लगाने वाली मशीन है। हम पैटर्न ढूंढते हैं। अगर आप पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल हैं, तो आप बोरिंग हो जाते हैं। सही बात है। एक सच्चा आकर्षक व्यक्ति जानबूझकर अप्रत्याशित व्यवहार करता है। वो कभी बहुत ध्यान देगा, कभी अचानक दूर हो जाएगा, कभी गर्मजोशी दिखाएगा, कभी ठंडापन। ये तो क्लासिक हॉट एंड कोल्ड गेम है। लोग इससे नफरत करते हैं, लेकिन ये काम करता है ना? ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये टारगेट को सोचने पर मजबूर कर देता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अगला कदम क्या होगा? हाँ, वो व्यक्ति आपके दिमाग में घर कर लेता है। बिल्कुल, ये एक तरह का इमोशनल रोलर कोस्टर है, और उस अनिश्चितता का नशा बहुत शक्तिशाली हो सकता है। ठीक है, हमने काफी समय इस पर बात की कि क्या करना चाहिए, पर उतना ही जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं करना चाहिए। किताब में एंटी सेड्यूसर का भी जिक्र है। हाँ, वो लोग जो दूसरों को आकर्षित करने के बजाय दूर भगाते हैं। हाँ, और उनका मुख्य गुण है गहरी असुरक्षा और आत्म केंद्रित होना। वो दूसरे व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं। उनका पूरा ध्यान खुद पर होता है। जैसे कि कोई टाइप है इनका? सबसे कॉमन है द विंड बैग, यानी बहुत ज्यादा और सिर्फ अपने बारे में बात करने वाला। वे बातचीत पर हावी हो जाते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि सामने वाला बोर हो रहा है। अरे, हम सब शायद ऐसे किसी इंसान से मिले होंगे। यकीनन। वो जो पार्टी में आपको पकड़ लेता है और बस अपनी ही कहानी सुनाता रहता है। सोर्स बिल्कुल सही कह रहा है, ये आकर्षण का सबसे बड़ा किलर है। बिल्कुल। फिर एक और टाइप है जिसे ग्रीन द सफोकेटर कहते हैं। सफोकेटर मतलब दम घोटने वाला। हाँ, ये वो इंसान है जो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा प्यार दिखाता है। वो पहली ही डेट पर अपने प्यार का इजहार कर देगा, हर वक्त मैसेज करेगा, कोई स्पेस नहीं देगा। आकर्षण के लिए रहस्य और थोड़ी दूरी जरूरी है। सफोकेटर अपनी जरूरत और बेचैनी से सारा रहस्य खत्म कर देता है। सही बात है। आकर्षण एक धीमी आंच पर पकने वाली डिश है, और ये लोग माइक्रोवेव इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कोई और टाइप? एक और दिलचस्प टाइप है द मॉरलाइजर। ये वो व्यक्ति है जो हमेशा सही गलत के तराजू पर तौलता रहता है। अच्छा, मतलब जो हमेशा जज करता रहता है। हाँ, वो दूसरों को जज करता है, उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। आकर्षण एक खेल की तरह है जिसमें थोड़ी शरारत और हल्कापन होता है। मॉरलाइजर उस खेल में जज बनकर बैठ जाता है, जो हर मजे को खत्म कर देता है। सही है। कोई भी ऐसे इंसान के साथ रिलैक्स नहीं कर सकता जो लगातार उसे जज कर रहा हो। तो एंटी सेड्यूसर वो है जो या तो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा चिपकता है, या बहुत ज्यादा जज करता है। और इन सब में कॉमन बात यह है कि वो सब कुछ अपने बारे में बना देते हैं, दूसरे इंसान के बारे में नहीं। एग्जैक्टली। आकर्षण की कला दूसरे व्यक्ति में दिलचस्पी लेने से शुरू होती है, खुद में नहीं। तो आज हमने देखा कि इन स्रोतों के अनुसार
आकर्षण कोई सतही चीज नहीं है, बल्कि इंसानी इच्छाओं और मनोविज्ञान का एक गहरा खेल है। ये सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि लोग क्या चाहते हैं, उनमें क्या कमी है और उस कमी को पूरा करने का भ्रम कैसे पैदा किया जाए। ये आर्केटाइप्स, ये रणनीतियां, ये सब इसी साइकोलॉजिकल गेम के टूल्स हैं। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब हम इस लेंस से दुनिया को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि आकर्षण हर जगह है, राजनीति से लेके विज्ञापन तक, एक जॉब इंटरव्यू से लेके हमारे निजी संबंधों तक। हर जगह। हमारी रोजमर्रा की बातचीत में कितना कुछ आकर्षण का एक नर्म रूप है। स्रोत बताते हैं कि ये इंसानी गतिशीलता का एक मूलभूत हिस्सा है, मन और दिलों के लिए एक निरंतर सूक्ष्म लड़ाई। तो क्या इस खेल को खेले बिना दुनिया में रहना संभव है? यही सवाल है। या ये सिर्फ एक आकर्षक व्यक्ति होने और आकर्षित होने वाले में से किसी एक को चुनने का मामला है? किताब जो सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है वो ये है कि आप इस खेल को पहचान पा रहे हैं जो आपके आसपास हर पल खेला जा रहा है।